शुरू करते हैं। तो कैसे हैं आप सभी? चलो एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट में बताएं कैसे हैं आप सभी। सभी लोग बढ़िया हैं, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है? चलिए, सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई को करते रहिए। जो आपको बताया गया है, जो आपको समझाया गया है, उसी पर आप लोग काम करते रहें। सभी लोग तैयार हैं? चले क्लास को शुरू किया जाए भाई। आज ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, ठीक ना? आज ये चैप्टर हमको खत्म करना है। तो मेरे साथ सभी प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं। रंजीत कुमार, नवनीत रॉय, स्नेहा झा, सलमान, खुशी कुमारी, पंकज कुमार, शुभम कुमार यादव, निखिल कुमार, यास्मीन, रोहित पटेल, MSK स्टूडेंट, अच्छा राज यादव। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है सर किस मतलब किसकी आंशिक संख्या? देखो भाई, उपसार संयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु की आंशिक संख्या निकालनी होती तो सबसे पहले होता है। और एक बच्चा कह रहा है कि जो प्रश्न आप बता रहे हो उसको याद करके, बिल्कुल भाई आप दो क्लास लीजिए, एक क्रैश कोर्स वाला जो कॉमन क्लास है, इन्हीं तो को करते रहिए बस, और अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहिए। उन्हीं प्रश्नों को रिवीजन करिए बस, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा और बढ़िया रिजल्ट आएगा। ठीक है ना? बिल्कुल भाई, चलें क्लास को शुरू किया। सेकंड बुक का महामैराथन क्रैश कोर्स जैसे खत्म होगा, सेकंड के फर्स्ट पार्ट के जो भी आपके हैं, टोटल 8 चैप्टर है, तो 4-4 चैप्टर का वन शॉट ले लेंगे। और सेकंड पार्ट में 9 चैप्टर है ना, तो 4 और 5 करके ले लेंगे। और सेकंड पार्ट जो है उसको 3 लेक्चर लेंगे, वो भी 3-3 चैप्टर के, है ना? एक बार 3 का, एक बार 3 का, एक बार 2 का, लगभग 8, 6 या 7 चैप्टर है उसमें, तो 2-2 का और 3-3 का कर लेंगे। पहले शुरुआत के 2 चैप्टर, फिर शुरुआत के 2 चैप्टर, और फिर लास्ट के 3 चैप्टर, क्योंकि लास्ट के 3 चैप्टर में थ्योरी ज़्यादा है तो वहां से कंप्लीट कर लेंगे। आप उसके लिए परेशान ना हो, वन शॉट हम आपको देंगे और पूरा दे देंगे, ठीक है ना? पूरी तैयारी है प्यारे बच्चों, ठीक ना? आप उसके लिए परेशान ना हो, बस अच्छे से पढ़ाई को करते रहे। आज चलिए प्यारे बच्चे क्लास को शुरू किया जाए। एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कि क्लास को शुरू किया जाए। समन्वय संख्या का वीडियो कल रिकॉर्ड हो चुका है प्यारे बच्चे, कल वो आपको सुबह की समय प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप उसके लिए परेशान ना हो। बिल्कुल, चलिए क्लास को शुरू किया जाए भाई, अब बिना देरी के, ठीक ना? चलिए प्यारे बच्चों, आज हम 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ चुकेंगे। देखो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भैया प्रभावी परमाणु क्रमांक से आप क्या समझते हैं? ठीक है, क्या पूछा गया है? प्रभावी परमाणु क्रमांक, ठीक ना? प्रभावी परमाणु क्रमांक से आप क्या समझते हैं? ठीक है, सीधे क्वेश्चन बोल दिया है, प्रभावी परमाणु क्रमांक पर टिप्पणी कीजिए या प्रभावी परमाणु क्रमांक की परिभाषा बताइए। तो क्या होता है भाई? लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित लिगेंड इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, है ना? लिगेंड से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ग्रहण करने के बाद उस केंद्रीय धातु परमाणु के पास उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही क्या बोलते हैं आप लोग? प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं। प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालना आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसके लिए भी हम एक वीडियो रिकॉर्ड किए, वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, वो मिलेगा प्यारे बच्चे, आप उसके लिए परेशान ना हो। जैसे समन्वय संख्या निकालने के लिए, आंशिक संख्या निकालने के लिए, और प्रभावी परमाणु क्रमांक, और यहाँ से IUPAC कुल मिला के 5 से 6 वीडियो 15-15 मिनट के आपको मिल जाएंगे, तो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तो क्या होता है भाई? लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के पश्चात, ठीक ना? लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के पश्चात
केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है भाई, है ना? इसका अगर आपसे फार्मूला पूछे कि फार्मूला भी याद रखना पड़ेगा आपको, तो क्या होता है? प्रभावी परमाणु क्रमांक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसे हम लिखेंगे प्यारे बच्चों EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, बराबर होता क्या है? बराबर होता क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 गुणे समन्वय संख्या, ये होता है प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करने का फार्मूला। ठीक है, बोलो एक बार सभी प्यारे बच्चे मेरे साथ एक बार इस डिफिनेशन को पढ़ो। लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं। प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, बराबर होगा केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 गुणे समन्वय संख्या। अच्छा प्यारे बच्चों, जब ऐसा इलेक्ट्रॉन पूरा ग्रहण कर लेता है तो यह निकटतम किसके हो जाता है? तो अक्रिय गैस के विन्यास के बराबर हो जाता है। अर्थात प्यारे बच्चों, है ना, अर्थात प्यारे बच्चों, जब ये केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो यह ऐसा विन्यास प्राप्त कर लेता है जो अक्रिय गैसों के कैसे होता है? समान होता है। ठीक ना, बिल्कुल भाई, ठीक ना? हाँ, समझ गए आप लोग? चलिए यहां तक एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएं कि हाँ सर यहां तक समझ चुके हैं, तो फिर हम लोग आगे बढ़ें। बोलेंगे सभी प्यारे बच्चे, क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्नर सिद्धांत। क्या पूछा गया प्यारे बच्चों? वर्नर सिद्धांत की व्याख्या करनी है, और इस वर्नर सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए आपको भाई थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक ना, इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखो प्यारे बच्चे, वर्नर सिद्धांत को समझने से पहले आप थोड़ी सी बात मेरी समझना। वर्नर सिद्धांत हमको पढ़ना है। अगर इस लेसन से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वर्नर सिद्धांत आपसे पूछ लेगा। ठीक है, राजा बाबू कह रहे हैं सर एक एग्जांपल दीजिए। प्यारे बच्चे, यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपसे परिभाषा ही पूछी गई, फार्मूला पूछा गया है। उदाहरण की रही बात तो ये हमने आपसे कहा था, इसका अलग एक वीडियो आपको मिलाएंगे, है ना, आपको दे देंगे, वहां से आपको प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, अब उसके लिए परेशान ना होइए। और प्यारे बच्चे यहां पर देखो वर्नर सिद्धांत एग्जाम्पल से समझो। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया COCl3 इंटू 6NH3। एक और होता है COCl2 इंटू प्यारे बच्चे यहां पर हो जाएगा 5NH3। ठीक ना, क्या हो जाएगा? CCl3 इंटू 5NH3। यहां पर हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहां पर क्या? COCl2 इंटू 4NH3। ये यौगिक है ना? ठीक ना, ये क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? एक यौगिक है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा आप लोग, क्या बोलेंगे हम लोग। ये यौगिक हमने लिख लिया, हम ये अपेक्षा करते हैं, हम ये सिर्फ सोचते हैं, यौगिकों को देखकर ये कल्पना करते हैं। ठीक ना, हम ये सोचते हैं कि हाँ इसमें ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। ठीक ना, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। क्या सोचते हैं भाई? अपेक्षा करते हैं हम लोग, सोचते हैं अपने मन में कि भाई यहां पर आयन के रूप में हमको क्या मिल सकता है। हम सोचते हैं सिर्फ, क्या मिलता है प्यारे बच्चों? यहां पर हम अपेक्षा करते हैं Cl3- मिलेगा, यहां पर अपेक्षा करते हैं Cl3- मिलेगा, यहां पर हम अपेक्षा करते हैं Cl3- मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ हम यहां पर अपेक्षा करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? अपेक्षा करते हैं कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। ठीक ना, ठीक ना,
हम अपेक्षा करते हैं। अपेक्षा कैसे करते हैं? तो प्यारे बच्चों, एक अभिकर्मक होता है जिसका नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट, है ना, AgNO3। ठीक ना, AgNO3। AgNO3 जो होता है प्यारे बच्चों, ये अभिकर्मक के रूप में अगर हम इसमें डालते हैं तो हम यहां पर अपेक्षा करते हैं। क्या करते हैं? अपेक्षा का मतलब हम अपने मन में सोचते हैं कि हमको यहां पर AgCl प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? AgCl। ध्यान से समझने का मेरी बात, अगर समझ गए तो वर्नर सिद्धांत खत्म हो जाएगा चुटकियों में। ठीक है, देखो अगर हम इस यौगिक को देखकर हम ये सोचते हैं अपने मन में कि भैया 3Cl- प्राप्त होगा, 3Cl-, 3Cl-, तो हमने इसको समझने के लिए हमने लिया यहां पे सबसे पहले क्या? AgNO3, अर्थात AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को हमने इस यौगिक में डाला, तो हम AgCl प्राप्त करने की अपेक्षा करते हैं। तो पहले यौगिक से भैया 3Cl- बच रहा है, तो मन में यही होगा कि भैया यहां पर 3AgCl प्राप्त होगा। मन में यहां पे भी होगा कि भैया यहां पर आपको भी 3AgCl मिल जाएगा, और यहां पर भी हमको क्या मिलेगा? 3AgCl, क्योंकि AgCl जो होता है ना, AgCl जो होता है प्यारे बच्चों एक अवक्षेप के रूप में होता है, अर्थात सिल्वर नाइट्रेट जब हम इस यौगिक में मिलाते हैं तो आयन के रूप में 3Cl-, 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 तो ये पूरे माइनस Ag को लेकर अलग होंगे और अवक्षेप के रूप में ये बनाएंगे। लेकिन पूरी कहानी उल्टी हो जाती है ना, पूरी कहानी उल्टी हो जाती है। अर्थात जब हम प्रयोग करते हैं, अर्थात हम क्या देखते हैं? वास्तव में इसकी कल्पना करते हैं, सही जब देखते हैं तो होता क्या है? सही जब हम प्रयोग करते हैं तो यहां पर 3AgCl बनता है ना, क्या बनता है? 3AgCl। यहां पर बनता है 2AgCl, और यहां पर बनता है क्या प्यारे बच्चों? सिर्फ AgCl। बड़ा गड़बड़ काम हो गया, बड़ा काम हो गया भाई, है ना। ऐसा क्या हो गया कि भैया यहां पर 3Cl- थे तो 3AgCl मिला प्रयोग करने पर, लेकिन यहां पर भी तो 3Cl- हम अपेक्षा किए थे, यहां पर भी 3Cl है, यहां पर भी 3Cl, यहां पर भी, और सॉरी यहां पे प्यारे 3Cl होगा, सॉरी यहां पे भी 3Cl है, सब में 3Cl है, यहां पर भी Cl3 है ना, अपेक्षा भी हम Cl3- की किए हैं। तो ऐसा क्या हो गया, है ना, ऐसा क्या हो गया कि यहां पर तो 3AgCl मिला, लेकिन यहां पर एक कम हो गया 2AgCl, और यहां पर AgCl। तो प्यारे बच्चों यहां पर ऐसी कौन सी घटना हो गई है ना, यहां पर ऐसी कौन सी घटना हो गई? तो उसी के लिए हम पढ़ना पड़ता वर्नर सिद्धांत, क्योंकि वर्नर सिद्धांत जो होता है प्यारे बच्चों, वर्नर सिद्धांत में आपको देखना पड़ेगा, यही बताता है सारी बातें। चलो अच्छा देखो प्यारे बच्चे होता क्या है, यहां पर जो कोबाल्ट धातु है ना, ये कोबाल्ट है। कोबाल्ट धातु अपने से 6 सदस्यों को जोड़े रख सकता है। ठीक ना, 6 अपने साथ जोड़े रख सकता है। कैसे भाई? देख सकते हैं, छह लोगों को जोड़े जा सकता है। CO, जो CO है ये 6 उप सहसंयोजी बंध बनाता है। यहां पर कितने NH3? 1, 2, 1 3, 1 4, ऐसे जुड़ जाएंगे। और 2 यहां से जुड़ जाएंगे। एक NH3 यहां से जुड़ जाएगा और एक NH3 यहां पे जुड़ जाएगा। इनको ऐसे चाहे जोड़िए चाहे ना जोड़िए, ठीक है, इनको चाहे जोड़िए चाहे ना जोड़िए, कुल मिला के ऐसे जोड़ना है इनको, ऐसे जोड़ना है, क्योंकि जो CO की भूख है, ऐसा समझो प्यारे बच्चों। ठीक है सलमान, समझने की कोशिश करो प्यारे बच्चे, कॉपी पेस्ट करोगे तो नहीं समझ में आएगा। हा? देखो CO जो है वो अपने साथ 6 लोगों को जोड़े रख सकता है, मतलब CO की भूख कितनी है ऐसे समझो। CO को अगर किसी से जोड़ना है तो वो 6 लोगों को जोड़ सकता है।
ठीक है। तो प्यारे बच्चों जहां पर हम COCl3 6NH3 को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो यहां पर 6NH3 को ऐसे जोड़ देंगे तो यहां पर ये जो Cl3 होगा यहां पर जुड़ जाएगा। अभी आप सिर्फ बातों को नोट करते हुए एक एक लाइन समझते हुए चलो, जो जो बताए जा रहे हैं अभी आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा भाई। दूसरा देखेंगे तो COCl3 इंटू 5NH3, CO की कुल कितने लोगों की भूख होती है? सिर्फ 6 लोगों की। अगर इसको 6 लोग मिल जाएंगे तो ये अपना जो भी विन्यास है, जो भी अस्थाई होने का गुण है, वो अपने आप को क्या कर सकता है? अस्थाई कर सकता है। तो 6 लोगों के लिए, ठीक है। तो यहां पर कुल कितने NH3 हैं? तो 5 NH3 हैं। एक NH3, ये दूसरा, इधर तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और ये प्यारे बच्चों पांचवा हो गया। तो 6 लोग होने चाहिए। तो यहां पर Cl3 है तो एक Cl यहां पर जुड़ जाएगा और यहां पर ये हो जाएगा Cl2। यहां पर क्या हो जाएगा? Cl2 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तीसरे वाले की संरचना बनाए। CO की भूख कितने लोगों की है? 6 लोगों की है। CO की भूख जो है वो 6 लोगों की है। तो कितना NH3 है? तो पहले NH3 को आप जोड़ लो, 4 NH3 है तो हमने यहां पर जोड़ लिया। कितने Cl हैं? 2 लोग और बचे हैं, Cl यहां पर Cl। अब आ जाओ, सर बगल में नहीं जोड़ सकते। अभी जिनको नहीं समझ में आया वो मेरी बात अब एकदम बढ़िया तरीके से समझो। हाँ, मेरी बात आप समझेंगे, ठीक ना। जो कह रहे हैं कि सर CO में NH3 खाली ले सकते हैं, Cl2 को नहीं, तो वो भी हम आपको बताते हैं, ठीक ना, वो भी आपको हम बताते हैं। सुनो क्या बोले भाई हम लोग यहां पर। देखो प्यारे बच्चों, शुरुआत में हम यहां पर यौगिक लिए हैं। जिनको नहीं समझ में आए वो बात को समझें और फिर हम आगे बढ़ते हैं और वर्नर सिद्धांत पर पहुंचेंगे। क्या बोले भैया? एक यौगिक है, ये दूसरा यौगिक है, ये तीसरा यौगिक है। बोलेंगे हाँ सर। पहला यौगिक क्या है? COCl3 इंटू 6NH3। दूसरा यौगिक है COCl3 इंटू 5NH3। तीसरा यौगिक है COCl3 इंटू 4NH3। प्यारे बच्चों, हम सिर्फ एक अपेक्षा करते हैं कि हो सकता है कि हमको यहां पर Cl, क्योंकि Cl जो होता है वो ऋणायन के रूप में होता है, ठीक है। आप ऐसे भी जानते हैं कि Cl हमेशा माइनस होता है, NH3 उदासीन होता है। जो उदासीन न्यूट्रल है वो ज्यादा क्रियाशील नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन जो Cl माइनस है वो ज्यादा रिएक्ट करता है, ज्यादा क्रियाशील होगा, तो यही भाग लेगा, ठीक ना। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, ये अपेक्षा मानते हैं कि यहां पर अगर जब भी ये किसी से क्रिया करेगा तो Cl ही निकलेगा, है ना, Cl ही निकलेगा। तो हम क्या बोले भैया? Cl3 यहां से निकाल रहे हैं, तो यहां पे 3 Cl है तो तीनों Cl निकल सकते हैं, यहां पर 3 Cl है तो तीनों Cl निकल सकते हैं, यहां पर 3 Cl है तो तीनों Cl निकल सकते हैं। ये अपेक्षा हम कर रहे हैं। सलमान भाई यहां पर कोई है ना, कोई खेल कूद थोड़ी कर रहे हैं कि सर 3 के बजाय 5 ले लो, 3 की जगह 6 ले लो, 3 की जगह 7 ले लो। जितना जिसका संगठन होता वही तो लेंगे आप, जितना जिसका संगठन होता उसी को लेंगे। ये जो जरूरी है कि हम 7 ले लें, आप कह दीजिए सर 5 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, ऐसा नहीं चलता भाई। इसके लिए CO के साथ जितना होता है भैया, इसके साथ 4NH3 जोड़ चुके हैं, तो CO की भूख पूरी करने के लिए सिर्फ 2 लोग चाहिए। CO को अपना अस्थायित्व प्राप्त करना है तो सिर्फ 6 उपसह संयोजन संख्या होती है, उपसह संयोजन संख्या सिर्फ 6 होती है, तो 6 लोगों की जरूरत होती है, ठीक है। तो उसको बात समझो। देखो हमने अपेक्षा कर ली भैया, तीनों में 3-3 Cl है तो तीनों Cl निकल सकते हैं। बोलेंगे हाँ सर हमने तो ऐसा समझ लिया। अब क्या दिमाग में आया कि हम इसमें AgCl मिलाते थे, जब 3 Cl निकाल रहे हैं तो Ag-3 निकालने पर अवक्षेप के रूप में 3AgCl ही प्राप्त होगा, क्योंकि अवक्षेप कर रहे हैं, ठीक है। अवक्षेपण की क्रिया 3AgCl मिल जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ हम कल्पना कर रहे थे इन 2 बातों के लिए, इन 2 बातों के लिए सिर्फ और सिर्फ हम कल्पना मात्र ही कर रहे थे। लेकिन जब हमने प्रयोग किया तो हमने देखा क्या कि पहले वाला यौगिक तो 3AgCl देता, बिल्कुल भाई सही है, 3Cl माइनस है तो 3AgCl मिलना स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया प्यारे बच्चों, दूसरे में इन्होंने देखा जहां पर 3Cl माइनस था तो 3AgCl ना प्राप्त होकर के सिर्फ 2AgCl बना। तीसरे में इन्होंने ये देखा प्यारे बच्चों, तीसरे में देखा गया कि 3Cl माइनस भले थे और AgCl को मिलाया गया तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिला? AgCl मिला,
तो क्या हो गया, ऐसी कौन सी बातें आई? तो भैया जो CO है वह अपने से कितने लोगों को जोड़ सकता है? तो सिर्फ 6 लोगों को जोड़ सकता है। कितने लोगों को जोड़ सकता है? सिर्फ 6 लोगों को ही जोड़ सकता है। फिर उसके बाद CO ने 6 लोगों को जोड़ना शुरू किया। 6 लोगों को जोड़ना शुरू किया, ठीक है ना? तो क्या होता है प्यारे बच्चों, देखो CO है, 6 लोगों को जोड़ सकते हैं। Cl ऐसा मान लो ज्यादा रिएक्ट करता है, इसलिए उसको साइड करते हुए चलो, तो CO 6 लोगों को जोड़ सकता है, तो इसने सिर्फ NH3 को ही जोड़ा, 6 NH3 जोड़ दिया, Cl3 को बाहर कर दिया। बोलेंगे हाँ सर ठीक है। वैसे यहां पर प्यारे बच्चों CO है वो 6 लोगों को जोड़ सकता है। NH3 की संख्या कुल 5 थी प्यारे बच्चों, जोड़ दिए गए। अब भाई 6 लोग जरूरी है, तो 5 NH3 जुड़ा, 1 Cl हो गया, तो 3 Cl थे, एक यहां पर जुड़ा, 2 को बाहर कर दिया। इसी प्रकार से यहां पर है प्यारे बच्चों CO Cl3 4 NH3, तो CO 6 लोगों को जोड़ सकता है, तो कितना NH3 है? 4 NH3। 4 NH3 को जोड़ा, 2 बच रहे हैं, इसलिए 2 Cl को यहां पर जोड़ा और यहां पर निकाल दिया गया। अब क्या बारी आती है, सुनो, अब बारी ये आती है कि प्यारे बच्चों यहां पर जो 3 Cl प्राप्त हो रहा है ये आयन के रूप में है। यहां पर 2 Cl2 आयन के रूप में है, ये 2 Cl 1 Cl आयन के रूप में है ना? भले यहां पर Cl है, यहां पर Cl अंदर हो जाने के कारण यहां से Cl निकल नहीं पाते हैं। यहां पर देखो Cl तीनों के तीनों बाहर थे, इसलिए आसानी से 3AgCl बना लिए। लेकिन यहां पर अंदर बाहर सिर्फ 2 Cl हैं, अंदर 1 है, तो ये अंदर वाला निकल नहीं पाता है, ठीक ना? ये अंदर वाला क्या हो जाता है, निकल नहीं पाता। निकल कौन पाता? सिर्फ 2 Cl, इसलिए यहां पर 2HCl बना, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में आपको देख रहे हैं कि 2 Cl अंदर है, 1 Cl बाहर है, जो बाहर है वही मिलकर AgCl बनाया और 2 Cl आपके अंदर के अंदर रह गए। ये बात अब आपको समझ में आई? अब समझ में आई प्यारे बच्चों कि क्यों यहां पर 3AgCl बना, यहां पर 2AgCl बना और यहां पर सिर्फ क्यों AgCl बना? एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट करो, क्या आपको यहां तक समझ में आ गई बात? एक बार बताओ। बोलेंगे सभी? AgNO3 हमने एक अभिकर्मक के रूप में वहां पे लिया है, ठीक है ना? हाँ, तो प्यारे बच्चों अब होता क्या है, इसके लिए आपको वर्नर सिद्धांत आपको समझना होगा, ठीक है ना? वर्नर सिद्धांत समझना होगा, ठीक है ना? अब वर्नर सिद्धांत की कल्पनाएं यहां पर आपको लिखी गई हैं। प्रश्न आपसे क्या पूछेगा भैया, वर्नर के उपसह संयोजक सिद्धांत लिखिए। ध्यान से समझते हुए चलिएगा। वर्नर के सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं क्या है प्यारे बच्चों? निम्नलिखित है। वर्नर एक वैज्ञानिक थे और उस वैज्ञानिक ने कुछ अपनी अवधारणा बनाई और उस अवधारणा में प्यारे बच्चों कुछ बातें इनके द्वारा क्या बताई गई थी। क्या क्या सारी बातें बताई गई थी वो ध्यान दो। पहला, उपसह संयोजी यौगिक में धातुएं 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन भाई? धातुएं। धातुएं जो होती हैं वे 2 प्रकार की संयोजकता को क्या करती हैं प्यारे बच्चों? प्रदर्शित करती। कौन? एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। लाइन बाय लाइन समझते चलो, फिर उसके बाद हम उदाहरण आपको बता देंगे जो अभी बताए हैं, ठीक ना? क्या बोले भाई? उपसह संयोजी यौगिक में जो धातुएं होती हैं वो 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, एक प्राथमिक होता है और एक द्वितीयक होता है। तो काफी बच्चे बोलेंगे सर ये प्राथमिक संयोजकता क्या है? तो प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है। कैसी होती है? आयनिक होती है, जो ऋणायन द्वारा क्या होती है प्यारे बच्चों? संतुष्ट होती है। ये धातु की क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या होती है। ध्यान से समझो। क्या बोले भाई? प्राथमिक संयोजकता के रूप में आयनिक होती हैं। प्राथमिक संयोजकता सामान्य रूप से आयनिक होती है तथा ऋणायन से संतुष्ट होती हैं। यह धातु परमाणु की होती है ऑक्सीकरण संख्या। चलो प्यारे बच्चे, अब आप इस एग्जाम्पल में ढूंढो, इस एग्जाम्पल में ढूंढो कहां पर आयनिक संयोजकता दी गई है। एक बार बताओ प्यारे बच्चों, यहां पर आयनिक संयोजकता कौन सी है? जल्दी से सोचिए क्या हो सकता है भाई? क्या बोले भाई? इनमें कौन सा आयनिक संयोजकता है? तो आयनिक संयोजकता यही है प्राथमिक संयोजकता, Cl3- यहां पर है Cl2 और यहां पर Cl+ है। तो प्यारे बच्चों ये जो Cl3 है, ये जो Cl2 है, यही Cl है, यही तो आयन के रूप में निकलेगी, यही तो आयन के रूप में निकलेगी ना। तो वही वर्नर ने बताया कि जो भी उपसह संयोजी यौगिक होगा, ये सब उपसह संयोजी यौगिक होते हैं और उपसह संयोजी यौगिक 2 प्रकार की संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। जो पहली संयोजकता होती है
ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो आयनिक संयोजकता इसमें कौन सी है, Cl3 है, Cl2 और Cl है। क्लियर है प्यारे बच्चों, क्लियर है ना। हाँ, एक पूछ रहा कौन है ना, टाइपिंग वाले हैं प्यारे बच्चों, है ना, टाइपिंग वाले हैं, और उनको हमको 12 घंटे की क्लास लेनी है, उस पर काम करना शुरू कर दिए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां पे हमने पूरे रख रखे हैं, पूरे चैप्टर से 1 से लेकर 16 तक, है ना। एक सब्जेक्ट एक चैप्टर के लगभग मान लीजिए कम से कम 30 क्वेश्चन होंगे, है ना, 30 प्रश्न से कम नहीं होंगे। तो 16 से 48 लगभग 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी जो प्रीवियस ईयर के होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से सोच रहे हैं कि जो आपकी जो अन्य बुकें हैं, चाहे वो ब्रिलियंट की बुक हो या फिर भारतीय भवन की बुकें हो, इनके ऑब्जेक्टिव आपको करवाए जाएं। तो उसी की बात चल रही थी, तो वही थोड़ा सा था प्यारे बच्चों, जल्दी आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। जितने भी बुकें हैं, चाहे वो ब्रिलियंट की बुक हो, चाहे आपकी भारतीय भवन की बुक हो, और फिर जो भी और अतिरिक्त बुकें हैं, एनसीईआरटी की बुक है, मेरे पास एनसीईआरटी ऐसी की जिसमें पूरे ऑब्जेक्टिव दिए गए, उसके ऑब्जेक्टिव वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे, आप परेशान मत हो, ठीक है ना। तो भैया पहला समझ गए आप लोग। दूसरा समझो, क्या होता है, द्वितीयक संयोजकता अनआयनित होती है। ये उदासीन अणुओं, है ना, ये उदासीन अणुओं या ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। द्वितीयक संयोजकता उपसह संयोजन संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, आपसे क्या बोले भाई, द्वितीयक संयोजकता क्या होती है प्यारे बच्चों। द्वितीयक संयोजकता अनायनित होती है, आयनों के रूप में टूटती नहीं, आयनों के रूप में नहीं जाती है। क्या होती है भाई, ये उदासीन अणु या ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। चलो बताओ इसमें, है ना, अब इसमें बताओ, इसमें आप सभी प्यारे बच्चे बोलोगे कि सर द्वितीयक संयोजकता कौन सी है। तो द्वितीयक संयोजकता जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना, ये द्वितीयक संयोजकता जो ब्रैकेट के अंदर होता है, ठीक ना। ये किससे पूरी होती है, तो ये भैया पूरी होती है उदासीन अणु या फिर आयनिक या ऋणात्मक। देखो Cl यहां पर क्या है, ऋणात्मक ही तो है, Cl ऋणात्मक है। उदासीन कौन है, NH3 उदासीन है। और ये किसको प्रदर्शित करती है, तो ये समन्वय संख्या को प्रदर्शित करती है। ये क्या होती है, समन्वय संख्या को क्या करती है प्यारे बच्चों, प्रदर्शित करती है। बोलो क्लियर हो गया। हाँ, ये क्लियर हो गया। द्वितीय प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, द्वितीयक संयोजकता, सारी बातें क्लियर हो गई। ब्रैकेट के बाहर जो रहता है वो प्राथमिक संयोजकता है, और ये ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करता है। और प्यारे बच्चे जो ब्रैकेट के अंदर होता है वह उदासीन अणुओं से पूरा होगा या फिर ऋणात्मक आयनों द्वारा, लेकिन वह उपसह संयोजन संख्या को प्रदर्शित करती है। बोलेंगे हाँ सर, यहां तक तो समझ गए भाई। चलो भाई, अगला क्या कह रहा है कि धातु से द्वितीयक संयोजकता आवंधित समूहों की उपसह संयोजन संख्या के द्विक व्यवस्था के स्थान के रूप में परिवस्थित होता है। देखो प्यारे बच्चों, हम आपसे कह रहे हैं कि भाई यहां पर द्विक स्थान का मतलब समझेंगे। द्विक स्थान का मतलब जैसे यहीं पर था CO, है ना, इससे NH3 जुड़ा था। हम सिर्फ एक एग्जांपल दे रहे हैं, NH3 के साथ ऐसा जुड़ा था ना, ऐसे इस रूप में। तो ये किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है इस CO की समन्वय संख्या पर, ठीक ना, समन्वय संख्या पर निर्भर करता है, अर्थात उपसह संयोजन संख्या पर निर्भर करता है, ठीक ना, उपसह संयोजन संख्या पर निर्भर करता है। और अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों, वर्नर सिद्धांत की सीमाएं, है ना, वर्नर सिद्धांत की सीमाएं। तो पहले बताओ, वर्नर सिद्धांत आपको क्लियर हो गया भाई? एक बार सभी प्यारे बच्चे बताओ, क्या वर्नर सिद्धांत क्लियर हो गया? प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, द्वितीयक संयोजकता क्या होती है, क्लियर हो गया? चलो भाई, क्लियर हो गया। तो ये तो था प्यारे बच्चों वर्नर सिद्धांत लिखिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले सीमाएं क्या है, तो आप लोग यहां से सीमाएं भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। सीमाएं क्या होती हैं प्यारे बच्चों, सीमाएं की बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा कि वर्नर सिद्धांत में पहला पॉइंट, संकुल यौगिक कुछ ही धातुओं द्वारा क्यों बनाई जाती है, ठीक ना। संकुल जो यौगिक होते हैं, जो उपसह संयोजी यौगिक होते हैं, वो कुछ ही, है ना, वो कुछ ही धातुओं का निर्माण क्यों करती हैं। और इस सिद्धांत द्वारा सीमाएं हैं कि यह सिद्धांत का जो यौगिक होता है वो चुंबकीय और प्रकाशीय गुण प्रदर्शित क्यों नहीं करता, है ना, प्रकाशीय गुण क्यों प्रदर्शित नहीं करता। प्यारे बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्नर सिद्धांत की क्या करिए, वर्नर के उपसह संयोजक सिद्धांत को लिखिए, तो पहले आप ये चारों पॉइंट लिखेंगे, फिर उसके ये एग्जांपल लिखेंगे। वो भी ये एग्जांपल नहीं लिखना है, एग्जांपल आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाले लिखने हैं। सुनिए क्या बता रहे हैं, सिर्फ यही इतना एग्जांपल नोट करना है, समझ गए?
वर्नर सिद्धांत आपसे ही पूछा जाएगा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन मान लीजिए पूछा जाएगा, तो आप वो 4 पॉइंट लिखेंगे और चारों पॉइंट के बाद ये एग्जांपल लिखेंगे और आपको सीमाएं लिख देना और कुछ नहीं लिखना। क्लियर हो गया? ये जो पॉइंट हमने आपको बताए ये फिर आपको सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए बताए हैं, इसको नहीं नोट करना है। अब बताओ क्या सारी बातें क्लियर हो गई? क्या आपको सारी बातें क्लियर हो गई प्यारे बच्चों? बोलेंगे सभी लोग, क्या आपको क्लियर हो गया? चलो ऑब्जेक्टिव शुरू किया जाए आज का, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव शुरू किया जाए प्यारे बच्चों। एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएं, ऑब्जेक्टिव शुरू करें। कुल 25 को ऑब्जेक्टिव हैं जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादातर पढ़े भी हैं। चलो शुरू किया जाए। देखो प्यारे बच्चे, वन लाइनर इस चैप्टर के लिए लिखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वन लाइनर क्या मतलब भाई, किसमें अनचुंबकीय गुण है, कौन प्रचुंबकीय, कौन सा संकरण कैसा, किसमें हर यौगिक के लिए तो लिखना संभव नहीं है, ठीक ना। अब जैसे कार्बनिक रसायन में हम चलेंगे तो वन लाइनर ढूंढ रहे थे। देखो वन लाइनर किसके लिए होता है, थ्योरी के लिए होता है, इसीलिए हमने यहां पर वन लाइनर नहीं कराया आपको। बाकी होगा तो हम उसके पहले हम जहां पे ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हाँ भाई ये वन लाइनर के रूप में याद करना होगा, तो वहां पे हम करा देंगे, आपको कोई उसकी परेशानी नहीं होगी, है ना। अब जैसे पूरा थ्योरी से संबंधित था इसलिए वन लाइनर आपको बता देते थे, लेकिन अब वन लाइनर वाला क्वेश्चन यहाँ पे बनाने के लिए शायद में अब जैसे जहां पर गुणा भाग करना होता है तो वहां पर हम वन लाइनर नहीं लिख पाएंगे ना, तो इसलिए हमने क्या किया प्यारे बच्चों, वन लाइनर नहीं लिखे हैं। बाकी हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के भी जो 2, 4, 10 वन लाइनर होंगे इंपॉर्टेंट होंगे वो क्लियर करा देंगे, ठीक है। चलो अब ऑब्जेक्टिव में पहले प्रश्न का जवाब दो। 2021 का प्रश्न है और आपसे क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, हेक्साएमीन प्लेटिनम 4th क्लोराइड का सही सूत्र। चलो जवाब दो। आप सभी प्यारे बच्चे बताओगे कि हेक्साएमीन प्लेटिनम 4th क्लोराइड का सही सूत्र क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, कैसे मिलाओगे भाई, 4th क्लोराइड कहां से मिलेगा, तो हेक्साएमीन कहां पे है, हेक्साएमीन यहां पर भी है, हेक्साएमीन यहां पर भी, यहां पर भी है, यहां पर भी है। अच्छा यहां पर तो नहीं है, गलत हो गया ये, ठीक है। हेक्साएमीन सब में मिला, प्लेटिनम इन सब में है, क्लोराइड Cl सब में है। अब इसमें आपको चेक करना है किसमें ऑक्सीकरण संख्या प्लेटिनम की +4 आएगी, तो यहां पर आप चेक करोगे तो पहले में प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या x बराबर 4 आएगा, इसमें आएगा x बराबर 2 और इसमें x बराबर कितना आएगा प्यारे बच्चों, तो +3 और यहां पर x बराबर कितना आएगा, +6, ठीक ना। डी नहीं होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब होगा। यहां पर आप जो सही सूत्र बता सकते हो वो सिर्फ ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ही बता सकते हो, ठीक ना, इसलिए यहां पर आप ऑक्सीकरण संख्या सबकी निकाल लेना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब आप सभी देंगे। चलो इस प्रश्न का जवाब दो। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे बच्चों, COH2 4Cl2 ऊपर यहां पर प्लस आयन लगा है, क्या लगा है प्यारे बच्चों, प्लस आयन में क्रोमियम की क्या बताना है, ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। चलो जल्दी से जवाब दे दो आप सभी। चलिए सभी प्यारे बच्चे जवाब दो, कितना हो सकता है यहां पर, कितना आएगा भाई, तो क्रोमियम का ज्ञात करना है, इसलिए x + 2 × 0 + 2 × -1 बराबर के +1, ये तो 0 हो गया, x - 2 बराबर +1, तो x बराबर +1 - +2, x बराबर राइट आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, +3, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न का जवाब दो प्यारे बच्चों, इसमें आपको बतानी है निकेल की ऑक्सीकरण संख्या। हम नहीं बताएंगे, अब ऑक्सीकरण संख्या हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताएंगे। अब आप लोग बताएंगे भाई ऑक्सीकरण संख्या क्या पूछ रहा है भाई, K4NiCN4 के निकेल की ऑक्सीकरण संख्या, बेहद आसान, 4 × पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1, निकेल का x +4 × -1 बराबर के 0, तो ये माइनस में ये प्लस में, x बराबर कितना आएगा प्यारे बच्चों, 0 एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब। चलो अगला क्वेश्चन का जवाब आप दो। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है K3CrC2O4 का होल थ्राइस में क्रोमियम की क्या बताना है प्यारे बच्चों, उप सह संयोजन संख्या, क्या बताना है,
उप सहसंयोजन संख्या आपको बतानी है। तो बेहद आसान है भैया, उप सहसंयोजन संख्या निकालने का फार्मूला आपको बताए थे। क्या होता है? तंतुरता होती है गुणे लिगेंड की संख्या होती है। तंतुरता कितनी है C2O4 की? तो 2 है प्यारे बच्चों। लिगेंड की संख्या कितनी है? तो 3 है। तो 2 तय कितना? 6। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का आप सभी जवाब देंगे भाई। इसमें भी आपको बताना है, तो हमको लगता है इसका भी आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों? 6 ही आएगा, है ना। इसका भी जवाब कितना आएगा प्यारे बच्चों? 6 ही आएगा। ठीक है ना, 6 आ जाएगा ना। चलो सेम है क्वेश्चन ये वाला भी। चलो अगला क्वेश्चन का जवाब आप दो। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब आप दो। K3FeCN6 है, द्विक लवण है, उपसा संयोजी यौगिक है, अम्लीय लवण है या साधारण लवण है? जवाब दो। तो K3FeCN6 भैया एग्जाम्पल में भी हमने आपको बताया था ये कैसा यौगिक है? तो यह है उपसाह संयोजक यौगिक। क्या प्यारे बच्चों? उपसाह संयोजी यौगिक। नीतीश निराला प्यारे बच्चों कल इसका 101% आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। तंतुरता भी आपको बता देंगे कि कितने दंती हैं। और आपको इतना डाउट हो रहा है तो प्यारे बच्चों हमने आपको क्लास में बताया था क्या, एक दंती लिगेंड, द्विदंती लिगेंड, जाके वहां पे उदाहरण पढ़ लो। जितने दंती लिगेंड होगा वही तंतुरता है, ठीक है, वहां पे देख लेना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है K4FeCN6 में Fe की क्या बताना? ऑक्सीकरण संख्या। K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। चलो बताओ कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब आप सभी देना। कितना होगा भाई? देखो 4 इंटू प्लस 1 प्लस Fe का कितना? x प्लस 6 इंटू प्यारे बच्चों -1 बराबर के 0। तो ये हो जाएगा 4 प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो x माइनस 2 बराबर के 0। तो x बराबर इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा, ठीक ना। 7 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसमें जवाब आप ये वाला दीजिएगा आप लोग। H2PtCl6 का IUPAC नाम बताइए। ठीक है, जवाब आप सभी देंगे। आप सभी जवाब देंगे प्यारे बच्चों। H2PtCl6 देखो ढूंढो। H2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सब में है। Cl6 हेक्साक्लोरो, हेक्साक्लोरो, हेक्साक्लोरिडो, हेक्साक्लोरिडो, ये दोनों तो नहीं रहेगा। क्लोरो, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट सेम है। ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी? 4, इसलिए ऑप्शन नंबर एकदम सही जवाब हो जाएगा। 8 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें बताओ। कह रहा K3CrOX3 में Cr की उपसा संयोजन संख्या बताइए। चलो भाई CrOX, OX का मतलब होता है प्यारे बच्चों C2O4 2-, जिसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चों ऑक्सीलेटो, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेटो बोलते हैं ना, जो द्विदंती होता है। तो कितनी संख्या? 3 गुणे 2 बराबर के 6, क्योंकि C2O4 द्विदंती हो गया, संख्या में 3 है, इसलिए इसका कितना आ जाएगा? 6, एकदम सही जवाब। 9 का कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। 5 का गलत है, 3 होगा। अरे तुम ज्यादा विद्वान हो जाते हो भाई कुछ लोग। 5 का 3 कहां से होगा? ज्यादा विद्वान हो जाते हो, हम ही को पढ़ा देते हैं, सोचिए, है ना। गुरु गुरुवे रह जाएगा और चेला शक्कर हो जाएगा। चलो ये वाला जवाब दो। क्या बोल रहा है? K4FeCN6 है, द्विक लवण है, जटिल लवण है, अम्ल है या भस्म है? तो द्विक लवण तो जो बड़े बड़े सूत्र वाला होता है, तो जटिल यही उपसा संयोजी यौगिक को ही कहा जाता है, ठीक ना। इसी को हम कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक ना। चलो इस प्रश्न का जवाब आप सभी देंगे। ये वाला प्रश्न आप देखिए कितनी बार पूछा गया है। चलो बता दो इस वाले का जवाब। 11 का कौन सा होगा? तो भैया ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है। Ni का ज्ञात, NiCO4 का ज्ञात करना है ना। Tx हो गया +4 इंटू प्यारे बच्चों क्या? 0 बराबर के 0। तो x बराबर कितना आएगा? 0 ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। अगले प्रश्न का आप सभी जवाब दो। चलो क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब, अभी कल ही इस प्रश्न को हमने कराया है, अभी हमने कल ही इस प्रश्न को कराया है प्यारे बच्चों। चलो जवाब दे दो क्या होगा यहां पर। क्या कह रहा है? सभी लिगेंड क्या होते हैं? तो सभी लुईस है ना, सभी लिगेंड एक प्रकार के क्या होते हैं प्यारे बच्चों? लुईस क्षार होते हैं।
क्या होते हैं? लुईस क्षार होते हैं। चलो अगले प्रश्न का जवाब आप सभी देंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण है? द्विक लवण का मतलब जब बड़े लवण की बात होगी, बड़ा बड़ा सा। बताओ द्विक लवण में हमने किसका उदाहरण दिया था? फिटकरी का, जिसे आप क्या बोलते हैं? पोटास एलम कहते हैं क्या? जिसे आप पोटास एलम कहते हैं क्या? एक बार सभी प्यारे बच्चे बताओ जवाब। 13 का कौन सा जवाब होगा? तो पोटास एलम एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई 13 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, तो इसको भी कल ही हमने क्वेश्चन करा दिया है, 2023 का क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न जो हमसे पढ़ रहे हैं, मेरा पूरा उद्देश्य ये रहता है कि आप एक क्वेश्चन को कितना बार रिपीट करते हो, जिसे देखते ही आपका उत्तर क्लियर, उसको लगाने गुणा भाग करने की जरूरत, झंझट खत्म। 35 क्वेश्चन सही कर लोगे तो ये विश्वास है प्यारे बच्चों कि आप सब्जेक्टिव में कुछ अच्छा अंक कर पाओगे। इसलिए जरूरी है कि आप लोगों को बढ़िया तरीके से क्लियर हो। तो क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? बाइडेंट लिगेंड, द्विदंती लिगेंड की बात हो रही है, तो 14 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब आप देंगे। 15 का जवाब आपसे पूछ रहा है K3FeCN6 में IUPAC नाम आपको बताना है। चलो भाई पोटेशियम पोटेशियम पोटेशियम, यहां तो ऑक्सीकरण संख्या ही नहीं लिखी गई, ये तो गलत हो गया पहले से। हाँ सर ये तो ठीक है। चलो पोटेशियम हेक्सासाइनो, यहां तक तो सबका सही है। फेरेट फेरेट सही है। ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो यहां पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 आएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। 15 का सी नहीं होगा, 15 का थर्ड, यहां पर ऑक्सीकरण संख्या थर्ड आएगी, यहां पर सेकंड दी गई है, इसलिए 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों? तो 15 का ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक ना? चलिए भाई अगला क्वेश्चन कह रहा विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। विटामिन B12 में क्या उपस्थित होता है? कोबाल्ट उपस्थित होता है, मैग्नीशियम, लोहा या निकेल? कौन सा आयन इसमें उपस्थित होता है? तो विटामिन B12 में कौन सा उपस्थित होता है? कोबाल्ट उपस्थित होता है। ठीक ना, कोबाल्ट उपस्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है NiC2O4 का होल थ्राइस 4- निकिल की आपसे पूछ रहा है समन्वय संख्या बताइए। समन्वय संख्या हमने आपसे बताया था प्यारे बच्चों, ये बार बार निकालने के लिए आता है, इसीलिए हमने उसको अलग से प्रोवाइड कराने का कहा है। वो अलग से रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो भाई निकालो, ये द्विदंती लिगेंड है, तो 3 × 2 बराबर के 6, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब होगा। ठीक ना? चलो ये बताओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब आप सभी देंगे। निम्नलिखित में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है ना? ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिलेंगे प्यारे बच्चों, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम्पल तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना? किताब जाइएगा, NCERT बुक उठाना, वहां पर आप देखना किस यौगिक की संरचना किस प्रकार से दी गई है। ठीक ना, किस यौगिक की किस प्रकार से संरचना दी गई है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। चतुष्फल की आकृति किसकी होती है प्यारे बच्चों? तो NiCl4 की आकृति जो होती है वो चतुष्फल की प्रकृति की होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसमें जवाब आप देंगे। कह रहा K4FeCN6 में Fe का आपको बताना है संकरण कितना होता है। अच्छा चलिए संकरण के लिए हम 1 मिनट क्वेश्चन देखो, सोचिए कि इतना भले एक नंबर में दिया लेकिन बड़ा क्वेश्चन है। देखो कैसे निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए संकरण हम आपको निकालना बताते हैं, पूरा बता देते हैं आज, लेकिन बड़ा क्वेश्चन है इसलिए आप लोग इसको दिमाग से ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करना। K4FeCN6 में Fe की जब हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो ये प्यारे बच्चों +2 आएगा। कितना आएगा? +2 आएगा। ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं। Fe की हमने निकाली ऑक्सीकरण संख्या +2 ये प्रदर्शित करता है, ऑक्सीकरण संख्या हमारी ये बताती है कि किस पर कितना आयन है ना, Fe पर कितना आयन है। तो Fe पर होता है 2+ आयन, तो यहां पर हो गया 26 इसका परमाणु क्रमांक, 26 इसका परमाणु क्रमांक होता है। और इस यौगिक में Fe किसके रूप में है? 2+ के रूप में है। तो चलो यहां पर सबसे पहले इसका कर लो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो प्यारे बच्चों 26 का करते हैं तो 4s2 और 3d6 मिलता है। क्या मिलता है? 3d6। लेकिन जब हम 26 2+ का करते हैं तो 4s गायब हो जाता है। बोलेंगे हाँ सर, यहां पर सिर्फ 3 + 2 का मिलेगा क्या? 3d6। अब क्या है, इसके आगे 4s भी मिल सकता है और इसके आगे 4p भी मिल सकता है। ध्यान से समझना आप लोग। डी में कुल कितने कक्षक होते हैं? तो डी में कुल 5 कक्षक होते हैं। डी में कुल कितने कक्षक? 5 कक्षक है ना, 6 कक्षक हो गए, 5 हो गए ना इसमें। अब यहां पर 4s भी होता है और आगे 4p होता है।
निर्धारण ये करता है, ध्यान से समझना आप लोग, D2sp3 जो बता रहे हो एकदम सही जवाब है, ध्यान से समझो क्या कह रहा, CN पे ऊपर निर्भर करता है, लिगेंड के ऊपर करता है कि भैया ये कक्षक संकरण में, ये आंतरिक कक्षक संकरण में भाग लेंगे कि नहीं लेंगे। ठीक ना, आंतरिक कक्षक ये बताएंगे, ये लिगेंड के ऊपर निर्भर करेगा। अगर प्रबल लिगेंड होगा तो ये सब जो अलग अलग है सब युग्मित हो जाएंगे, दुर्बल होगा तो युग्मित नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों प्रबल लिगेंड, CN एक प्रबल लिगेंड है, कॉपी में जाके देख लेना, वहां पे प्रबल लिगेंड लिखवाया गया है ना। तो डी में जो कक्षक अलग अलग आपको दिख रहे हैं वो सभी युग्मित होते हुए जोड़े के रूप में चले जाएंगे। 6 थे, 6 के रूप में जुड़ गए। अब ध्यान से सुनो, यहां पर एक यस है और यहां पर पी है। यफी अपने आवश्यकता अनुसार CN को लिगेंड को रिक्त कक्षक उपलब्ध कराएगा। तो 2 यहां पर, एक CN यहां पर जुड़ेगा, एक CN यहां पे, 2 यहां पर हो गए, एक CN यहां पर और 2 CN यहां पर। देखिए डी के 2 भाग लेंगे, एक यस के लेंगे और 2 पी के भाग लेंगे। तो कितना बना प्यारे बच्चों, D2sp कितना हो गया, 3, हाँ एक तीनों होगा, है ना, तीनों कक्षक भाग लेंगे तो 3 यहां पर, तो ये हो जाएगा D2sp3। D2sp3 इतना बड़ा आपको गुणा भाग करने की जरूरत पड़ती है ना, इतना बड़ा गुणा भाग करने की जरूरत रहती है। चलिए इसमें बताइए कौन सा अनुचुंबकीय होता है, NiCO4 होता है, NiCN4 होता है, या NiCl4 होता है, या फिर लास्ट है CONS3 6 ट्रिपल प्लस। तो प्यारे बच्चों अनुचुंबकीय की बात होगी तो इसको भी याद रखिएगा, NiCl4 यहां तक ऐसे जो क्वेश्चन है, इस बात को मेरी बात समझो आप लोग, यहां तक जितने भी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों NCERT क्वेश्चन के जाके उदाहरण चेक कर लेना, किसमें चुंबकीय गुण हो रहे हैं, किसमें नहीं हो रहे हैं, कौन अनुचुंबकीय, कौन प्रचुंबकीय, कौन चतुष्फलकीय, कौन वर्ग समतलीय, कौन अष्टफलकीय। NCERT बुक के एग्जाम्पल लिख लेना, याद कर लेना, बस काम हो जाएगा आप लोगों का। बाकी इसको सॉल्व करने बैठिएगा तो गड़बड़ी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है समन्वय संख्या, जो समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, तो वर्नर के द्वारा ही दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, वर्नर के द्वारा दिया गया था। ये वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्यारे बच्चों PtC24Cl3 माइनस, है ना, यहां पर माइनस लगा है, शायद में माइनस है कि नहीं। अच्छा चलिए माइनस लगा के दिए, कोई बात ना, अगर माइनस लगा है तो सॉल्व ही कर लेते हैं। PtX हो गया C2H4 की ऑक्सीकरण संख्या 0, 3 × -1 बराबर के -1, x -3 बराबर के -1, तो x बराबर -1 + 3, x बराबर इसका सही जवाब हो जाएगा कितना, +2, है ना। अगर यहां पर माइनस होगा तो +2 आएगा, अगर माइनस नहीं रहेगा तो +3 आएगा, ये आप लोग ध्यान देना, है ना। ये यहां पे कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आप सभी प्यारे बच्चे जवाब दोगे। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब आप सभी देंगे। चलो जवाब दीजिए भाई। हाँ लास्ट 23 का जवाब आप सभी देंगे। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी मोलर चालकता, मोलर चालकत्व, मोलर विद्युत चालकत सबसे अधिक होगी। 5 का 3 होगा, क्वेश्चन बैंक में दिया गया है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलो इसमें बताओ, देखो प्यारे बच्चों जो चालकता निर्भर करती है वो आयन के रूप में निर्भर करती है। अब आप ढूंढिए आयन किसमें ज्यादा होंगे, आयन किसमें ज्यादा होंगे ये बताना आप सभी, है ना। आयन Cl4 के रूप में, Cl3, Cl2 और Cl के रूप में। तो सबसे ज्यादा आयन किसमें है, आप जवाब ढूंढो भाई, आयन सबसे ज्यादा किसमें है, आयन सबसे ज्यादा किसमें है, तो पहले वाले में तो मिलेगा Cl4, ठीक ना, Cl4, ठीक है ना। तो ये कुल 23 प्रश्न ही थे प्यारे बच्चों इस वाले पार्ट में। अब आप बताइए 23 में आपके कुल कितने सही हुए, इस 23 प्रश्नों में आपके कुल कितने सही हुए। इक्कीस सही हुआ, 21, 19, 22, 15 + 16, 15 + 19, 21, 20, 22, 23, 23 भी हो गया, 16 सही हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ 3 गलत हुआ मेरा गुरुजी, 3 को भी सही करिए भाई क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक ना। 17 सही हुआ। अच्छा 124 सही हुआ था कल सूर्य कुमार यादव का, बहुत से प्यारे बच्चे। 21 सही हुआ, ठीक है। नियम वाला वीडियो लाई, अच्छा चलिए नियम वाला वीडियो दे देंगे है ना। तैयारी पूरी है प्यारे बच्चों, बस आप मन लगा के साथ साथ पढ़ते हुए चलो।
है ना, मेरे साथ साथ पढ़ते हुए चलो प्यारे बच्चे, अच्छे तरीके से हर क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझते हुए चलना है, ठीक ना। तो क्लास कैसा लगा प्यारे बच्चे, आप लोग जरूर बताइएगा। और फर्स्ट पेपर आपका 9 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, कल हम लोग सेकंड पार्ट की ओर चलेंगे प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो आप लोग अच्छे, हाँ ना, क्या कह रहा है सलमान, +3 होगा प्लीज। हमने आपसे क्या कहा, माइनस मानिएगा तो +2 आएगा और माइनस नहीं मानिएगा तो +3 आएगा, ठीक है ना सलमान, आप चेक कर सकते हैं, हमने आपको बताया था प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा, जो हमने आपसे कल बातें कही उन बातों को हमेशा सोचिएगा, हमेशा उसको समझते रहिएगा, ठीक ना। तो प्यारे बच्चे अच्छे तरीके से मस्त होके बढ़िया तरीके से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए मन लगाकर आप पढ़ाई को करते रहिए। परीक्षाएं आपकी 2 तरीके से हो रही है, मौसम भी आपका ठंडा है जिसमें बहुत ज्यादा नींद आती है, ठीक है, और आपका पेपर है। तो पेपर में हमेशा ऐसा नहीं, परीक्षा प्रकृति हमको हर प्रकार से हमारी परीक्षा लेती है और परीक्षा में डट कर खड़े रहना ही परीक्षा है। तो अगले कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक आप डट कर लड़े रहें, एकदम खड़े रहें और अच्छे तरीके से मेहनत करते रहें। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं कल फिर नई क्लास में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद प्यारे बच्चों।